हेलो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, हमने गेमेटोजेनेसिस कंप्लीट कर लिया है। मैं देखो बच्चों पैराग्राफ टू पैराग्राफ पढ़ा रही हूँ ताकि आपको भी समझने में इजी रहे, लेक्चर 1-2 घंटे का ना जाए। जब ये पैराग्राफ टू पैराग्राफ हो जाएंगे ना सारे लेक्चर्स या सारे चैप्टर्स, तब मैं जाके आपको हर एक चैप्टर का 2 वीडियो दूंगी। हर एक चैप्टर का 2 वीडियो, लाइक क्या कहते हैं, जैसे एक चैप्टर है उसको 2 वीडियो में हम कवर करेंगे। शायद वो लंबा भी जा सकता है, शायद वो छोटा भी जा सकता है। हम ऐसे पढ़ेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ रहा हो कि मैं आपको क्या कहने की कोशिश कर रही हूँ। फर्स्टली आपको बेस बनाना है, आपको समझनी है चीज़ें कि इस पैराग्राफ में लिखा क्या है। ये आप पता है, आप 1 घंटा पढ़ोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि यार हमने आपको उस टाइम सब समझ में आएगा, लेकिन जब घर जाओगे ना यार अब वो 1 घंटा था, अब मैं उसको कहाँ ढूंढूँ, ये वाली सिचुएशन आ जाएगी। इसलिए मैं आपको पैराग्राफ टू पैराग्राफ दे रही हूँ। ओके, सो स्टार्ट करते, टाइम वेस्ट नहीं करते बच्चों ज़्यादा। मैं ही वेस्ट करती हूँ, मुझे पता है, लेकिन चलिए ठीक है। मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, तो पहले मैं इसके बारे में आपको बता देती हूँ। बेटा मेंस्ट्रुअल साइकिल को हम एमसी, पीरियड्स या मेंसेस भी कहते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल ये होता है ना कि लड़कियों को ये हर मंथ आता है। ओके, लड़कियों को हर मंथ आता है। उसके कुछ हाइजीन भी होते हैं। ये ऐसा नहीं है कि लड़कियों को भी पता होना चाहिए, बेटा बॉयज़ को भी पता होना चाहिए। उन्हें भी थोड़ा केयर दिखाना चाहिए यहाँ पे कि हाँ लड़कियाँ, और ये बहुत पेनफुल भी होता है बेटा, बहुत लोगों को और बहुत लोगों को नहीं भी होता है, लेकिन मेजॉरिटी केस में ये पेनफुल होता है। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, the reproductive cycle in the female primates, monkeys, apes and human beings is called menstrual cycle। तो menstrual cycle किसमें चलेगी? monkeys, apes और human beings में। ठीक है, the first menstrual begins at the puberty and is called menarche in the human of females। menstruation is repeated at an average interval about 28 to 29 days and the cycle of events starting from one menstrual till the next called the menstrual cycle। 1 ओव्यूलेशन, अच्छा मिनार। ओके ठीक है, इसमें ये कह रहा है कि जो हमारा मेंस्ट्रुएशन जब हमारा स्टार्ट होता है तो प्यूबर्टी में हम स्टार्ट करते हैं इसे। अब बच्चों को बहुत जल्दी जल्दी आने लगा है, एट द एज ऑफ 8 आ रहा है, एट द एज ऑफ 7 आ जा रहा है। बच्चों को बहुत जल्दी आजकल मेंस्ट्रुएशन आ रहे हैं। लेकिन जब प्यूबर्टी हिट होती है ना बच्चों, जब प्यूबर्टी आती है आपकी, तब आपका मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है। ओके, तो जब मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होगा ना उसे हम क्या कहेंगे? मिनार्क। ओके, और ये कितने दिन का होता है? 28 to 29 डेज़ का होता है। 28 to 29 से अगले 28 to 29 में इस मेंसेस से अगले मेंसेस आने तक की जो जितनी भी साइकिल होती है, उससे जितने भी डेज होते हैं उसे हम मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ठीक है, ये हर अल्टरनेट डेज पे आती है। ओके, 1 ovum इज रिलीज्ड ओव्यूलेशन ड्यूरिंग द मिडल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। हर एक ओवम, मैंने बोला ना ओवरी में ओवम होता है। हर 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 महीने में मिडल ऑफ द साइकिल, जब आपकी मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होती है ना, जैसे 7 दिन ख़त्म, उसके बाद एक मिडल ऑफ द साइकिल का डे होता है, डिसाइड होता है, वो मैं आपको बताऊंगी। फिर जैसे 28 डेज़ का है, 14th डे है आपका, मिडल ऑफ द साइकिल है। ओके, तो इस दिन आपका ओव्यूलेशन होता है, मतलब ओवम निकलता है। ओके, द मेजर इवेंट्स ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल आर शोन इन द फिगर में बताया हुआ है। अभी मैं फिगर आपको और अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी, लेकिन पहले मैं सोच रही हूँ थ्योरी बता देती हूँ। ठीक है, द साइकिल स्टार्ट विद द मेंस्ट्रुअल फेज व्हेन मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर्स एंड विल लास्ट फॉर 3 to 5 डेज। क्या बोल रहा है? साइकिल, मेंस्ट्रुअल साइकिल 3 से 5 दिन का होता है। तो अब मैं इसको एक बार दिखा रही हूँ, इसमें देखो, मेंस्ट्रुएशन 3 से 1 से 5। ठीक है, यहाँ पे 3 to 5 दिया है, 1 से 5 डेज के लिए होता है मेंस्ट्रुएशन। कह रहे नहीं 3 to तीसरे दिन से 5वें दिन स्टार्ट, ये नहीं, 1 से 3 दिन, 1 से 5 दिन ऐसे रहते हैं मेंसेस वाले डे। ओके, फिर क्या कह रहा है? द menstrual flow result due the breakdown of endometrium and the uterus and its blood vessel with the form of liquid comes out in the vagina। अब ये कह रहा है कि मैंने आपको जब पढ़ाया था ना यूट्रस, तो आपको बताया था यूट्रस की 3 लेयर होती है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरिमेट्रियम। एंडोमेट्रियम वाली वॉल टूटती है मेंसेस में, मैंने आपको बोला था, वही इसमें बोल रहा है कि एंडोमेट्रियम वाली वॉल टूटती है इस टाइम। ठीक है, जो कि वजाइना के थ्रू बाहर निकलती है। ओके, मेंस्ट्रुएशन ओनली अकर्स इफ द रिलीज ओवम इज नॉट फर्टिलाइज्ड। हमें मेंस्ट्रुएशन इसीलिए आता है
क्योंकि जब ओवम फर्टिलाइज नहीं हो पाएगा, लाइक सी बच्चों, तो यहाँ पे थोड़ा मैं आपको समझा रही हूँ, कॉन्सेंट्रेट ओके। अगर स्पर्म की एंट्री हो ही नहीं है बॉडी में, ओवम क्या करेगा, वो अनफर्टिलाइज्ड हो गया। अगर ओवम फर्टिलाइज्ड हो गया तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, आप प्रेग्नेंट हो। लेकिन अगर ओवम फर्टिलाइज्ड ही नहीं हुआ तो क्या ओवम वेस्ट जाएगा ना, तो मेंस्ट्रुएशन अकर्स होगा। कई जगह पे आपने सुना होगा कि जब वुमेन बेबी कैरी करती है ना, तो उसे 9 मंथ्स के लिए पीरियड्स नहीं आते। दैट्स ग्रेट, ये राइट है। इसीलिए तो अगर आप प्रेग्नेंट हो ही नहीं तब तो मेंस्ट्रुएशन आएगा, ओवम अनफर्टिलाइज्ड है तो कुछ तो दिखाएगा, ओके। इसलिए पीरियड्स आते हैं। जब लैक ऑफ फर्टिलाइजेशन होता है तो आपको मेंसेस होंगे। लैक ऑफ द मेंस्ट्रुएशन में बी इंडक्टिव ऑफ द प्रेगनेंसी। मैंने बोला ना, जब फर्टिलाइजेशन हो जाती है, मेंस्ट्रुएशन नहीं आती है, तब आप प्रेग्नेंट हो। ये हमें एक इंडिकेट करता है, ओके। However, it may also be a cause due to some other underlying cause like stress, poor health, etc. अब देखो, जब आपके लड़कियों में ये बहुत अच्छी बात होती है कि पता चल जाता है। लड़कों में मुझे नहीं पता ये सब पता चलता होगा कि नहीं, लेकिन लड़कियों में ये चीज़ होती है ना बेटा, आपका मेंस्ट्रुएशन सही से नहीं आते तो आपको पता चल जाएगा कि आप बहुत स्ट्रेस्ड हो, आप है पुअर डाइट करो, आपको पता चलेगा। आपको अपने पीरियड्स के चलते में बहुत चीज़ पता चलेगा। जब आपको जैसे बहुत बड़ी बड़ी बीमारियाँ होती है ना बेटा, तो डॉक्टर ज़रूर ये पूछता है कि मेंसेस कैसे चल रहा है। मेरे को भी जब स्ट्रेस होता था ना, तो मेरे डॉक्टर पूछते थे आपके मेंसेस कितने दिन के रहते हैं, आपके मेंसेस बहुत दिन के कैसे रहते हैं। ये होता है, ये क्वेश्चंस डॉक्टर आपसे पूछेंगे जब आप बहुत स्ट्रेस्ड हो गए, जब आपकी डाइट बहुत पुअर होगी, ओके। फिर क्या कह रहा है, द menstrual phase is followed by the follicular phase। जो menstrual phase के बाद क्या आता है, follicular phase, okay। During this phase, the primary follicle in the ovary grow or become a mature grafting follicle, and simultaneously the endometrium of uterus regenerate through the proliferation। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, मैच्यूरेशन के बाद क्या आता है, फॉलिक्यूलर फेज, प्रोलिफरेटिव फेज। ठीक है, अब इसमें देखो क्या बोल रहा है कि जो हमारा ये डेवलपिंग फॉलिकल था, फॉलिकुलर फेस आते आते मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, मैच्यूरेशन में देखो ये कितना सा था, अब ये देखो ये कितना बड़ा हो गया है कि नहीं है, यही ना बोल रहा है। ड्यूरिंग दिस फेज प्राइमरी फॉलिकल ओवरी ग्रो बिकम एंड फुल्ली मैच्योर, यही बोल रहा है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आप हार्मोन का भी थोड़ा देखो बेटा, एस्ट्रोजन यहाँ पे कम है, प्रोजेस्टेरोन भी कम है, सेटल्ड है, दोनों में भी पीक नहीं दिखाई दी है, ओके। यहाँ तक याद रखना। मेंस्ट्रुएशन में आपका 1 to 3 5 डेज में ब्लीडिंग स्टार्ट होती है। मेंस्ट्रुएशन के बाद फॉलिकुलर फेस आता है। फॉलिकुलर फेस में क्या होता है, मैच्योर ग्राफिन बन जाता है। मेंसेस में बेटा, मैं मेंस्ट्रुएशन नहीं बोल पा रही हूँ अभी, जल्दी में मेंसेस में आपको क्या दिखता है, ओवरी बहुत छोटी होती है, लेकिन ओवरी नहीं, डेवलपिंग फॉलिकल बहुत छोटा होता है क्योंकि वो डेवलप कर रहा होता है। और आपको फॉलिकुलर फेस में क्या दिखाई देता है, या प्रोलिफरेटिव फेस में क्या आपको दिखाई देता है कि वो मैच्योर फॉलिकल बन जाता है। ठीक है, अभी तक आपकी कोई भी हार्मोन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन का हमें पीक नहीं दिखाई देता है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो एफएसएच जो एलएच की भी नहीं, लेकिन थोड़ा मैच्योर में अब ये चीज़ हमेशा याद रखना, एलएच कहीं ना कहीं एफएसएच से ज़्यादा होता है, ये चीज़ आप हमेशा याद रखना। मैच्योर फॉलिकल के टाइम एलएच कहीं ना कहीं एफएसएच से ज़्यादा होता है, ओके। या अब हम देखते हैं आगे, दीज चेंजेस in the ovary and the uterus induced by the changing of the level of the pituitary and ovary hormones, this secretion। बात सही है, जो हम चेंजेस देख रहे हो पिट्यूटरी एंड ओवेरियन हार्मोन्स के कारण ही तो देख रहे हैं ना बेटा। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ गोनाडोट्रोपिन एलएच एंड एफएसएच इंक्रीज ग्रेजुअली ड्यूरिंग द फॉलिकुलर फेज एंड simultaneously stimulates follicular development as well as the secretion of the estrogen and the growing follicles। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया, both LH and FSH attain a peak level in the middle of the cycle, 14th day, rapid secretion of LH leading to the maximum level of during mid cycle in the LH so induce rupture of Graafian follicle and thereby the release of ovulation। मैंने बोला ना मिड ऑफ द साइकिल में ओव्यूलेशन होता है। यहाँ पे इसकी थ्योरी बताइए क्यों हुआ, अब आपको मैं दिखाती हूँ। देखो ये देखो,
क्या है, आपको LH की पीक दिखाई दे रही है मिड ऑफ द साइकिल में, दिखाई दे रही है, ये आपको होता है LH सर्ज, ये मिड ऑफ द साइकिल में हो रहा है, इसीलिए क्योंकि LH बहुत ज्यादा हो जाता है इसलिए ओव्यूलेशन होना जरूरी हो जाएगा मिड ऑफ द साइकिल में, इसीलिए ओव्यूलेशन होता है। ओके, अब यहाँ पे देखो आपको एस्ट्रोजन की भी पीक दिखेगी, देख रही है, LH की पीक आई, एस्ट्रोजन की पीक आई, और FSH की थोड़ी सी पीक दिखती है, हमें ज्यादा पीक नहीं दिखती है। ओके, इन 3 हॉर्मोन्स के कारण आपका ओव्यूलेशन होता है, क्योंकि LH सर्ज हो जाता है उसी टाइम, बहुत ज्यादा LH का हार्मोन होता है, FSH हल्की सी पीक आती है, लेकिन हमारा एस्ट्रोजन का पीक भी अच्छा खासा देखने को मिलता है, इसलिए ओव्यूलेशन होता है। ओके, ओव्यूलेशन के पीछे की ये कहानी है कि कहाँ कौन से हार्मोन उस टाइम पीक रहते हैं। ओके, सो द ovulatory phase is followed by the luteal phase, during which is remaining parts of the Graafian follicle transfers the corpus luteum. Okay, तो क्या कह रहा है, ओके, फॉलिकुलर फेज के बाद आता है हमारा ल्यूटियल फेज, मतलब ओव्यूलेशन के बाद हमारा क्या है, ल्यूटियल फेज। आप ये भी याद रखना बेटा, ये वाली चीजें, ये भी इंपॉर्टेंट है, भूलना मत। मिच्योर के बाद क्या आ रहा है, पहले डेवलप किया, फिर मिच्योर हुआ, फिर कॉर्पस ल्यूटियम बना, फिर कॉर्पस ल्यूटियम टूट गया, बस कहानी खत्म। यही मैंने जब ओवरी पढ़ाया था तो मैं आपको बताया था ना, पहले प्राइमरी बनेगा, फिर सेकेंडरी बनेगा, फिर ग्राफिन बनेगा, फिर मिच्योर बनेगा, कुछ ऐसे से बताया था मैंने आपको, बस सेम है, डेवलपिंग बनेगा, मिच्योर बनेगा, कॉर्पस ल्यूटियम बनेगा, फिर टूट जाएगा, खत्म हो जाएगा। ठीक है, फॉलिक देखो जहाँ ओव्यूलेशन है वहां पे तो आपको पीक दिख रही है साफ, आपको ये ड्राइंग 10 मतलब आपको 10 से 12 बार देखोगे तब जाके ये ड्राइंग आपकी आंखों में छपेगी। मैं तो हमेशा भूलती हूँ लेकिन मैंने छपवाई अपने आंखों में जबरदस्ती, इसे समझना बहुत मुश्किल है, आप खुद से नहीं समझ सकते इसे। ओके, अब देखो डेवलपमेंट कॉर्पस लूटियम में क्या आ रहा है, कॉर्पस लूटियम में हमारा लूटियल फेस आ रहा है। लूटियल फेस में आपको क्या दिख रहा है, सेक्रेटरी फेस में आपको क्या दिख रहा है, प्रोजेस्टेरॉन की ज्यादा पीक आ रही है, आपको आ रही है, और इस टाइम जब प्रोजेस्टेरॉन की ज्यादा पीक आ रही है ना, तो हल्की सी जब प्रोजेस्टेरॉन की पीक खत्म होने वाली होती है, खत्म होने से थोड़ा पहले आपको एस्ट्रोजन की पीक दिखेगी। ठीक है, यही आपका बोला है, ल्यूटियल फेज में हमें प्रोजेस्टेरॉन की ज्यादा दिखने को मिलती है, और जैसे ही प्रोजेस्टेरॉन खत्म होने वाला रहता है हमें तुरंत एस्ट्रोजन की पीक दिख जाती है। एस्ट्रोजन की हमें पूरे साइकिल में 2 बार पीक दिखती है, बस एस्ट्रोजन ही है जिसकी हमें 2 बार पीक दिखती है, इसको आप हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, अब क्या कह रहा है, द कॉर्पस लूटियम सीक्रेट्स लार्ज अमाउंट ऑफ द प्रोजेस्टेरॉन विच इज एसेंशियल फॉर मेंटेनेंस एंड द एंडोमेट्रियम, हमेशा याद रखना। प्रोजेस्टेरॉन जब मेंसेस की बात होती है ना बेटा, जब एंडोमेट्रियम की मेंटेनेंस की बात होती है ना, तो कॉर्पस लूटियम का सबसे ज्यादा वर्क होता है इसमें। ठीक है, प्रोजेस्टेरॉन, अगर कॉर्पस लूटियम आया और एंडोमेट्रियम मेंटेनेंस से कोई भी क्वेश्चन आता है आप प्रोजेस्टेरॉन तुरंत पिक करोगे। ठीक है, कॉर्पस लूटियम जो होता है ना सिक्रीट करता है बहुत ज्यादा अमाउंट में प्रोजेस्टेरॉन, ठीक है, जिससे एंडोमेट्रियम वापस बनने लगती है। इसलिए तो देखा आपने लास्ट में कौन सा फेस अभी चला, पॉलीसिक्रेटरी फेस में हमारा कॉर्पस प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा हुआ, उसने प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट किया, मतलब कॉर्पस लूटियम ने प्रोजेस्टेरॉन ज्यादा सिक्रीट किया ताकि एंडोमेट्रियम बने। आपको दिख नहीं रही है, ये देखो ना धीरे धीरे एंडोमेट्रियम यहाँ पे कितना ज्यादा रेडिश वाला आपको फील दिख रहा है, एंडोमेट्रियम वापस बन रही है। ठीक है, ऐसा थोड़ी ना ज्यादा रेड हो रहा है, कलर थोड़ी ना है। ठीक है, such as the endometrium is necessary for implantation of the fertilization ovum and other events of the pregnancy। endometrium बहुत ज़्यादा important होता है fertilization के लिए, implantation के लिए, ये बोल रहा है। ठीक है, during pregnancy all events of menstrual cycle stop and there is no menstruation। जब प्रेगनेंसी होती है तो मेंस्ट्रुएशन के सारे इवेंट्स स्टॉप हो जाते हैं, ना कि LH की पीक आपको दिखाई देगी, ना ही आपको एस्ट्रोजन की पीक दिखाई देगी, ना ही ओव्यूलेशन होगा। ओव्यूलेशन होगा तभी तो आपका फर्टिलाइजेशन होगा, लेकिन फर्टिलाइजेशन के बाद नहीं होगा। ओके, ये सब नहीं होगा, नहीं LH दिखाई देगा, नहीं प्रोजेस्टेरॉन दिखाई देगा, ये सब इवेंट्स बंद हो जाती है 9th मंथ के लिए। ओके, in the absence of fertilization the corpus luteum degenerates। This causes disintegration of the endometrium leading to menstrual cycle, marking a new cycle in
ह्यूमन बीइंग्स, बस यही है। 50 साल की जब आता है तब मेनोपॉज हो जाता है, यही फालतू फालतू बातें लिखी हो जाता है। ये लिख लेना, साइकिल मेंस्ट्रुएशन इज इंडिकेटर ऑफ द नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज एक्सटेंड बिटवीन मेनार्क के मेनोपॉज। ठीक है, एक बार हाइजीन भी पढ़ लेते हैं बेटा, हाइजीन पढ़ लेते हैं, थोड़ा पढ़ ही लो, करते तो होगे नहीं लेकिन पढ़ लेते हैं। ठीक है, मेंटेनेंस ऑफ द हाइजीन एंड द सैनिटेशन ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट। हाइजीन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, टेक बाथ एंड क्लीन योर सेल्फ रेगुलरली, हमेशा नहाइए और अपने आप को साफ रखिए। यूज सैनिटरी नैपकिन्स और क्लीन होममेड पैड्स। ओके, हार्मोनल पैड्स, सैनिटरी नैपकिन्स लीजिए और पैड्स यूज़ करिए, क्लीन होने चाहिए बेटा। ठीक है, चेंज सैनिटरी नैपकिन्स और होममेड पैड्स फॉर द एवरी 4 to 5 आवर्स। होममेड पैड्स ऑफ सैनिटरी नैपकिन्स को हमेशा 4 से 5 घंटे के बाद चेंज करिए। एज पर रिक्वायरमेंट डिस्पोज ऑफ द यूज सैनिटरी नैपकिन्स प्रॉपरली रैप, फिर उसे अच्छे से रैप करके डस्टबिन में फेंकिए। ठीक है, नैपकिन ऑफ द ड्रेन पाइप ऑफ टॉयलेट आर इन द ओपन एरिया, वही है, आप फेंको या फिर अपने हाथों को साबुन वाबुन से धो। अब मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ ना, ये फॉर गर्ल्स है ओनली, आप लड़के जा सकते हैं। ठीक है, मार्केट में 2 तरीके के पैड्स आते हैं, एक कॉटन पैड्स आते हैं और एक पैड्स वैसे रहता है ना जिसपे एक हल्का सा नेट का कवर रहता है, वो रैश करता है बहुत बहुत। और कुछ लोग को लगता है नहीं यार वो अच्छा है, ऐसा नहीं, हमेशा कॉटन पैड यूज़ करो बेटा। जो रैश हो जाता है ना, किसी किसी को रैश हो जाता है लेकिन वो फिर भी सोचता है कि यार मैं पैड्स यूज़ कर लेता, नहीं, तब आप क्लॉथ यूज़ करो, कॉटन क्लॉथ। भले ही आपको उसको 2 घंटे भी निकाल के फेंकना पड़ जाए, लेकिन ठीक है, आप कॉटन क्लॉथ यूज़ करो जब आपको रैशेज़ हो, आप बिना पैड्स के मत रहो। ठीक है, सेकंड थिंग, मैंने अभी क्या बोला आपको, कॉटन पैड यूज़ करो, प्लास्टिक के पैड्स नहीं, कॉटन पैड्स आपको रैश नहीं करेंगे। लेकिन आप प्लास्टिक पैड्स यूज़ करते हो तो फिर आप कॉटन का कपड़ा भी लास्ट के 2-3 दिन में यूज़ करो, क्योंकि रैश हो जाता है। ठीक है, अब क्या मुझे आपको बताना था, और बाकी आपके हाइजीन आपके मुताबिक, बाकी मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया। नेक्स्ट टॉपिक आपका है फर्टिलाइजेशन एंड इम्प्लांटेशन, मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में कवर करूँगी। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे बेटा। पढ़ना बहुत अच्छा टॉपिक है, बहुत अच्छा चैप्टर, आपको मज़ा आएगा। आप एक बार मेरे से पढ़ो या किसी से भी आप एक बार पढ़ो, फिर आप एक बार खुद से पढ़ो, आपको चीज़ें अच्छे से समझ आएंगी। ओके, सो बाय।